जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 23 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप BBU से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है। तो मैं बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का सीरीज चल रहा है, साथ ही साथ BTech वाले भी देख सकते हैं और BE वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक थ्योरम है, इसमें थ्योरम लेट F, G सच दैट L मैपिंग जो है R में है ना। मतलब कि लेट F, G सच दैट L टू R है ना, L से R में मैप्ड किया गया है। मतलब L यहाँ पर डोमेन है और R यहाँ पर रेंज है, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि F, G सच दैट L टू R। आप देखिएगा आपके बुक में थ्योरम 1.9 करके लिखा हुआ है, पेपर नंबर 5 है, ठीक है ना। अगर आप BBMKU से हो, BBU से हो, है ना, तब आपका ये चीज़ थ्योरम 1.9 पेज नंबर 10 पेपर नंबर 5 ये वाला बुक है ना। तो इसमें 1.9 थ्योरम करके लिखा हुआ है। जनरली जो भी हमारे अगल बगल धनबाद में या झारखंड में ऑफलाइन मोड में जो भी क्लासेस होती है BSc मैथमेटिक्स की और BTech की या फिर BE की, तो उसमें ये थ्योरम्स बताई नहीं जाती है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। और ना ही आप चेक करके देख लीजिएगा यूट्यूब में, ना यूट्यूब में इसको बताया गया है मेरे से पहले, है ना। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करती है। ज़रा देखिए, समझिए क्या बोलता है। F, G दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, तो L से R मैपिंग किया हुआ है। F भी जो है कि L से R में मैप्ड है और G भी जो है कि L से R में मैप्ड है, ठीक है। L क्या है, डोमेन है, R क्या है, रेंज है, ठीक है ना। सपोज डैट, और यहाँ पर ये भी सपोज करने बोल रहा है कि fx जो फंक्शन है वो gx फंक्शन से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L के लिए। मतलब जितना भी x होगा इसमें, इस फंक्शन में जो भी x टाइप का डोमेन आएगा या g फंक्शन में जो भी x टाइप का डोमेन आएगा वो सभी के सभी L से आएगा। मतलब यहाँ पर कह दिया ना, L क्या है, डोमेन है, L से R में मैप्ड है। और यहाँ पर कहा भी, ये भी दिया है कि x नॉट इक्वल टू a, इतना कह दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन 1 देता है, ठीक है ना, लेकिन उसको बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले इसके मतलब समझ लेते कि क्या बोल रहा है कि f जो फंक्शन है वो L से R में डिफाइंड है। L मेरा ये सेट है, ये डोमेन का सेट है, ये रेंज का सेट है, या आप कह सकते हैं कोडोमेन का भी सेट हो सकता है अगर ऑन टू फंक्शन हुआ तो। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगी L में जो भी एलिमेंट्स होंगी वो X टाइप के एलिमेंट्स होंगी और X टाइप के एलिमेंट को F फंक्शन में रखेंगे तो Fx टाइप की रेंज मिलेगी। अब इसी प्रकार से G में भी, G अगर डिफाइंड है L से R में तो इसमें भी L में X टाइप के एलिमेंट्स होगी, X को G में रखेंगे तो G X टाइप की रेंज मिलेंगी। और हेयर x जो है कि आपका a के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये पहले ही यहाँ पर डिफाइंड है, बोल दिया गया है कि x कभी भी आप a की बराबर नहीं ले सकते। यानी कि x को आप a के तरफ टेंस कर सकते हैं दोनों ओर से, चाहे आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो चाहे आप राइट साइड से कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, x को टेंस कर सकते हो, x की ओर जा सकते हो बाएँ से और दाएँ से, लेकिन x को कभी भी a के बराबर नहीं लेना है। क्लियर है। अब इतना होने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दागता है, ठीक है ना। आपके बुक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ था, ये चीज़ मैंने अपने से किया है, ठीक है ना। तो आपके बुक में इतना दिया हुआ है कि अगर ये चीज़ है, ये थ्योरम पूरा लिख दिया इतना तक, ठीक है, और बोल दिया कि अगर ये चीज़ है तो फिर ये चीज़ होगा। ये चीज़ कैसे होगा, बोल दिया कि अगर यदि फंक्शन f का लिमिट इन्फिनिटी है, कब, जब x टेंड्स कर रहा a के तरफ, तब ये अगर है, अगर ये चीज़ है, कह दिया है, तब g फंक्शन भी इन्फिनिटी की ओर ही टेंड्स करेगा। कब, जब x मेरा a की ओर टेंड्स करेगा तब। क्लियर है। इतना दिया हुआ था, इसको मैंने एक्स्ट्रा अपने से चिपकाया है, इसको मैं समझा दूंगा। देखिए बाबू क्या है,
यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो कंडीशंस है ये आपको दे दी गई है, ठीक है ना, बढ़िया से भर भर के दे दी गई है। क्या, f और g दो फंक्शंस हैं, f और g क्या है, दो फंक्शंस हैं। तो f और g दो फंक्शन से दो भाई भाई है, f भी एक भाई g भी एक भाई, है ना, और दोनों को दोनों जो है कि l से r में डिफाइंड है समझ रहे ना। तो f भी l से r में डिफाइंड है, g भी l से r में डिफाइंड है, ठीक है ना। दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज सेम है, क्लियर है। और ये भी कह दिया कि जो दोनों का जो डोमेन लेंगे वो L से लेंगे, और L में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगी, X टाइप के एलिमेंट्स होंगी, लेकिन कभी भी उस X टाइप के एलिमेंट को हम A के बराबर नहीं लेंगे, ठीक है। और X किस प्रकार की कहाँ से लेंगे, तो X सभी X टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी L सेट से लेंगे, जो कि L डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है F और G दोनों फंक्शंस के लिए। इतना तो क्लियर है। अब तब कह दिया कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा शो करके दिखलाइए। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। देखिए क्या है, अगर कोई भी फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी है या फिर कोई भी फंक्शन का लिमिट L है, तो उसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के मदद से आपको मालूम है कि क्या लिखते हैं। अगर कोई भी फंक्शन का लिमिट अगर L है एज एक्सटेंस टू A पर, तो उसको लिखते हैं fx माइनस L का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज डैट whenever 0 से ग्रेटर देन x माइनस a का मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा, ऐसा लिखते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि चूंकि मेरा फंक्शन f का लिमिट इन्फिनिटी है एज एक्सटेंस टू a पर, तो फंक्शन fx और माइनस इन्फिनिटी जो लिमिट है वो माइनस में हो जाएगा और उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर, जब कभी भी x माइनस a लेस देन डेल्टा हो तब, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। हालांकि मैंने नहीं लिखा है क्योंकि x का वैल्यू a नहीं हो x का वैल्यू कभी भी a नहीं हो सकता है, x इज़ नॉट इक्वल टू a, इसीलिए अगर a होता तब तो ये वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि नहीं है इसी वजह से ये जो वैल्यू आ रहा है मॉड ऑफ x माइनस a ये ग्रेटर देन 0 भी होगा। ये चीज़ मैंने लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेनेवर इतना बड़ा व्हेनेवर जब 0 से बड़ा हुआ तब, व्हेनेवर, हाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। देन सो डैट, तब हमको शो करना है कि g फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी होगा एज एक्सटेंस टू a पर, ठीक है। अब मैं प्रूफ देता हूँ, आपको मजा आएगा। प्रूफ में सबसे पहले मान लेंगे जो दिया हुआ है, लेट fx का f फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी है एज एक्सटेंस टू a पर, बी गिवन, ये चीज़ दिया हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे। नाउ अंडरस्टैंड बाय ज्योमेट्रिकली दिस कंसेप्ट, ओके। अब इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ हटा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक मिनट, सब तो हम ही को करना पड़ेगा ना। चलिए जूम करने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छे ही से दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं इसी में बताता हूँ। क्या है भाई, देखिए ये x एक्सिस है x डैश, ये y एक्सिस है y डैश, ठीक है। तो अब समझिए ये a का डेल्टा नेबरहुड मैं बना रहा हूँ a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। इसी a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा से मुझे डोमेन को सिलेक्ट करना है, डोमेन को, और डोमेन में मैं a नहीं ले सकता हूँ, मैं बता दिया हूँ आपको पहले ही। और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये आप ग्राफ दिख रहे हैं, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल टू y एक्सिस है और पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब इनफाइनाइट ग्राफ है ना, इनफाइनाइट ग्राफ है। तो आप यहाँ पर देखिए बाबू, बात को समझिए। ये a माइनस डेल्टा और a के बीच में मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया r1, मतलब देखिए x भी चूज कर सकता हूँ, तो x तो एक आर्बिट्ररी हो जाएगा। मैंने r1 एक एग्जैक्ट वैल्यू चूज किया है, मैंने r1 a और a माइनस डेल्टा के बीच में मैंने एक r1 एग्जैक्ट वैल्यू चूज किया है। तो इस r1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा वैल्यू आएगा, है ना, इस r1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा वैल्यू आएगा fx एक्सिस पे, ये fx फंक्शनल एक्सिस है, इसको फंक्शनल एक्सिस कहते हैं या y एक्सिस कहते हैं। तो इस r1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल एक्सिस पर जो मेरा वैल्यू आएगा, तो मान लीजिए वो वैल्यू fr1 के बराबर होगा। मतलब ये कि जो भी r1 के करस्पॉन्डिंग मेरा
y एक्सिस पर वैल्यू आएगा, फंक्शनल एक्सिस पर वैल्यू आएगा, वो FR1 होगा। और उस FR1 को मैं मान लेता हूँ k, क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ। यानी कि यहाँ पर अगर सिंपल ये बात करें कि जो मेरा फंक्शन fx का अगर मैं यहाँ पर x पॉइंट लेता तो यहाँ पर fx रेंज मिलता हमको y एक्सिस पर। तो ये जो जैसे कि मैंने R1 लिया तो FR1 मिल रहा है, इसको मैंने मान लिया कि k है, k एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा कोई। अब जैसे ही मैं R1 से और छोटा वैल्यू लेने जा रहा हूँ, एक्चुअली में ये छोटा नहीं होगा, ये बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि जो नेगेटिव में छोटा होता है वही तो बड़ा होता है। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई x पॉइंट होगा, 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 तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं a की ओर टेंड्स कर रहा हूँ, मतलब ये कि x को टेंड्स कर रहा हूँ a की ओर, मतलब x पॉइंट्स को मैं a की ओर ले जा रहा हूँ। तो उस केस में आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, x पॉइंट ले लिया, ठीक है, R1 से बड़ा एक x पॉइंट ले लिया। अब इस x पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे fx मिला, फंक्शनल वैल्यू fx मिला। अब बात को समझिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू तो आया होगा वो तो छोटा है और वो k के बराबर है, और यहाँ पर जो वैल्यू तो आया है वो fx है जो कि k से भी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू तो आया है वो R1 है, R1 का करस्पॉन्डिंग FR1 मिल रहा है, वो k के बराबर है। और इस अब सामने गए तो x पॉइंट मिला, अब इस x के करस्पॉन्डिंग मुझे fx फंक्शनल वैल्यू मिल रहा है, और ये fx जो फंक्शनल वैल्यू मिल रहा है वो k से भी बड़ा है, पहले से भी ज़्यादा बड़ा है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर मैं लिखा हूँ इस चीज़ को, इफ़ अगर कोई पॉइंट लेते हैं x, जैसे कि मैंने R1 लिया है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो R1 ही होगा। अगर इन जनरल बोले कि अगर आप x कोई पॉइंट लेते हैं a माइनस डेल्टा और a के बीच में का, तो आपको क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज ये करेगा कि जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो कोई k से बड़ा होगा। जैसे जैसे आप सामने की ओर जाते जाएंगे वैसे 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 ये k से बड़ा होते जाएगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर भागते जाएगा। आप देख पा रहे हो ना, जैसे जैसे मैं सामने की ओर जा रहा हूँ तो k से भी बड़ा मिल रहा है, तो जब मैं एकदम a के करीब आ जाऊँगा तो ये तो इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा, फंक्शनल वैल्यू एकदम इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ कि भाई मेरे कि जब x में मैं a माइनस डेल्टा और a के बीच का लेता हूँ, a माइनस डेल्टा और a के बीच का लेता हूँ, तो उस केस में फंक्शन का जो वैल्यू है वो k से बड़ा होते जाएगा। और k क्या है, तो k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक डेल्टा। मैं इसको समझाऊंगा, इस लाइन को, नीचे वाला को, चिंता मत कीजिए, इतना समझ में आया ना। तो देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक डेल्टा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच डेट, इस प्रकार से कि 0 से बड़ा मेरा x माइनस का a का मॉडुलस होगा और x माइनस a का मॉडुलस से छोटा डेल्टा होगा। क्या कहता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जैसे ही अगर ऐसा इस चीज़ को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर x मैं इसके बीच का ले रहा हूँ तो fx का वैल्यू k से बड़ा आएगा, और जहाँ पर k रियल नंबर है तो उस केस में तब जरूर अस्तित्व में आएगा, एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, तब डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि सच डेट कि x माइनस ए का वैल्यू है ना, क्या होगा, x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा अगर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू a तो नहीं होगा, लेकिन x माइनस ए का वैल्यू डेल्टा से छोटा होगा। चलिए इस बात को समझ लीजिए, अगर x मैं कहीं यहाँ पर लेता हूँ, कहीं यहाँ पर लेता हूँ, कहीं यहाँ पर लेता हूँ, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये मेरा x का मान आया है। अभी x और a में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस ए का मॉडुलस होगा, x माइनस ए का मॉडुलस होगा, और ये वैल्यू तो इतना चुकी को होगा, इतना थोड़ा सा होगा, और डेल्टा का वैल्यू देख रहे हैं कितना बड़ा है, देख रहे हैं डेल्टा का वैल्यू कितना बड़ा है ना, तो मतलब x माइनस ए से बड़ा डेल्टा है कि नहीं है। तो वही यहाँ पर मैं बात कहा हूँ कि x माइनस ए से बड़ा डेल्टा है, और x माइनस ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू कभी a नहीं हो सकता, यानी कि ये 0 से बड़ा होगा। तो उस केस में अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है
x को मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो f(x) का मान k होगा, k रियल नंबर होगा, तो उस केस में तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, इस प्रकार से कि x माइनस a का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग तब जा करके मेरा फंक्शन f(x) का मतलब, कहने का मतलब ये कि इसी चीज़ को मैं इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि x अगर यहाँ से ले रहा हूँ तो वो x और उस पॉइंट a का जहाँ पर मैं टेंस करना चाहता हूँ उसका जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा आएगा, और उस केस में फंक्शनल वैल्यू का मान या वैल्यू वो k से बड़ा होगा, k कोई भी वैल्यू होगा तो उससे बड़ा f(x) होगा, और f(x) कहाँ भाग जाएगा, इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। जब मैं x को a की ओर ठेल दूंगा, एकदम करीब ठेल दूंगा, तो उस केस में फंक्शनल वैल्यू का मान एकदम जो है कि इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा है कि जब आप x को a की ओर ठेल दीजिएगा तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर ठेला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात यहाँ पर कहा है। अब ये तो हुआ कि फंक्शनल वैल्यू का मान k से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ आपका दिया हुआ, लेकिन चूंकि बट सिंस ये चीज़ आपको दिया हुआ है gx का जो वैल्यू है वो f(x) के वैल्यू से बड़ा है। gx का जो वैल्यू ये दिया हुआ देखिए ना, ये देखिए gx का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x) के वैल्यू से बड़ा है। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L, जहाँ पर x आपका a नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए, इट फॉलोज डैट इफ, ये क्या बताता है कि इफ x माइनस a का जो मॉडुलस है लेस देन डेल्टा है और ग्रेटर देन 0 है, देन ऑल्सो gx का मान k से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझिए बात को। देखिए, चूंकि gx मेरा f(x) के बराबर भी हो सकता है, ये तो हमारा थ्योरम ठो में ही दिया हुआ है, चूंकि gx का मान मेरा f(x) के बराबर भी हो सकता है और f(x) से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और f(x) का मान क्या है बाबू, अच्छा सुनिए, समझिए बात को, हाँ, चूंकि gx जो है हमारा f(x) से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्लियर है। और f(x) किससे बड़ा है, तो f(x) मेरा k से बड़ा है, तो gx तो मेरा k से बड़ा हो जाएगा ना, वही तो मैं लिखा हूँ कि gx मेरा k से बड़ा हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर gx मेरा k से बड़ा हो गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अब आप समझिए बात को कि अगर कोई फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी है एज x टेंस टू a पर, तो उस केस में फंक्शन f का मान k से बड़ा होता है ना। और x कहाँ से बिलोंग करेगा, तो a माइनस डेल्टा से a पे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हम इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शनल वैल्यू का मान k से बड़ा हो रहा है तो ये इस केस में हो रहा है, x यहाँ से ले रहे हैं तब ये हो रहा है, तब अगर ऐसा होता है तब तो फिर ऐसा भी होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करना चाहिए, है ना, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए एज x टेंड्स टू a पर। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो ऐसा तो होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है तो ऐसा हो रहा है, चूंकि ऐसा होता है, ऐसा है तो मेरा ऐसा हो रहा है, तो मेरा ऐसा हो रहा है, चूंकि ऐसा है तो ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसा है होगा तो ऐसा भी होगा, समझ रहे हैं ना। तो वही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है ना, इसके लिए भी, और इसका कंडीशन भी तो दे दिया है ना, चूंकि देखिए इसको ये लिख सकते हैं, है ना। तो चूंकि अगर ऐसा कब हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है तब, तो ऐसा है तो फिर इसी प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर g बदल देंगे, है ना, f की जगह पर, तो देयरफॉर g का भी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी होगा एज x टेंड्स टू a। तो यही हमको जो है कि प्रूफ करना था, इसी को जो है कि हमको प्रूफ करना था, और ये हम जो है कि प्रूफ कर दिए, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 23 में था। तो आशा है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, तो फिर इसका जो दूसरा पार्ट था इन्फिनिटी वाला माइनस इन्फिनिटी, हाँ तो टाइमिंग तो है, तो चलिए उसको भी यहीं पर डील कर देते हैं। हाँ तो वो क्या है ज़रा देख लेते हैं। हाँ तो भाई इसका सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ।
तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर f का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी है जब x a की ओर टेंड्स कर रहा है, तब अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है। मैंने आपको दिखाया, ये चीज़ मैंने आपको करके दिखलाया कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। मैंने ये चीज़ करके दिखाया ना आपको। अब क्या होगा, अब आगे एक और चीज़ है ना, अगर मैं इसको ऐसा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, कन्फर्म है। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। समझिए बात को, अगर फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी है एज एक्सटेंस टू a पर, अगर ऐसा है तो g का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी है एज एक्सटेंस टू a पर। ये हमने दिखला दिया, शो करके दिखला दिया। तो अगर g का, अगर इसको ऊपर लिख दे, अगर g का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी है एज एक्सटेंस टू a पर, तो फंक्शन f का भी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी, अगर मान लीजिए ये दिया रहेगा तो ये भी हो जाएगा, तब f का भी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा एज एक्सटेंस टू a पर, है ना। अगर ऐसा है तब तो फिर ऐसा भी तो हो जाएगा ना। क्लियर है। अब अगर देखिए सेकंड में दिया हुआ है कि अगर gx का लिमिटिंग वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी है, gx का अगर लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तब आपको दिखलाना है fx का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। अगर gx का लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है एज एक्सटेंस टू a पर, तो फंक्शन f का भी लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा एज एक्सटेंस टू a पर, है ना। ये दूसरा में दिया हुआ है ऐसा प्रूफ करने के लिए। तो इसको भी तो आप प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली जैसा हमने प्रूफ किया है उसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। हाँ, प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूँ उस चीज़ को, सेकंड पार्ट को, सेकंड क्वेश्चन को, चूंकि मैंने ये बता दिया ना, तो इसी की मदद से आप उसको ही प्रूफ कर लीजिएगा। और आशा है कि आप लोगों में वो क्षमता होगी। ठीक है, तो क्या करना है, बस उल्टा कर दीजिएगा ना उल्टा कर दीजिएगा, है ना। x a की ओर भाग रहा है तो फंक्शन f माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। फंक्शन f माइनस इन्फिनिटी की ओर कब भागेगा, इधर नीचे की ओर, तो e का हो जाएगा, e ऐसे उल्टा हो जाएगा, मतलब जस्ट इसमें मुंह तो पलट देंगे, ऐसे हो जाएगा कर्व, तो नीचे की ओर डाउन हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक ना, ऐसा वाला कर्व बनेगा, मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ा सा। चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि अगर ये ऐसा ग्राफ तो बनेगा, अगर x a की ओर भागेगा, x अगर टेंड्स करेगा a की ओर, अगर ये a है और ये a माइनस डेल्टा है और ये a प्लस डेल्टा है, तो अगर x a की ओर भागेगा तो उस केस में मेरा फंक्शनल वैल्यू किधर की ओर भाग रहा है, देखो तो बाबू, इधर 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 क्या होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है ना, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। ठीक है, उधर प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग कुछ बाउंड्री नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को चलिए मैं लिख देता हूँ, या अगर आपके एग्जाम में सेकेंड वाला प्रूफ करने भी दे तो आप फर्स्ट वाला प्रूफ करके लिख दीजिएगा, सिमिलरली यू कैन प्रूव दी सेकेंड, है ना, ऐसा लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ, और सेकेंड वाला प्रूफ करना इजी भी है, सेम तो करना ही है ना, थोड़ा थोड़ा मान वगैरह बदल देना। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अगर दिया रहे, इफ ये चीज़ दिया रहे, इफ ये चीज़ अगर दिया रहे, इफ देन लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू ए, है ना, ये चीज़ प्रूफ करना होगा तब, है ना। इफ अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है ना, जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है, या फिर वही वैल्यू है, तो एज एक्स टेंड्स टू ए पर, तब फंक्शन एफ का भी लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा एज एक्स टेंड्स टू ए पर। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था। ठीक है, से हो गया ये वाला। ठीक है, तो आशा है कि लेक्चर नंबर 23 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 24 में, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है इनफाइनाइट लिमिट्स। ठीक है,
इनफाइनाइट लिमिट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये तो लगभग मैं आपको समझा ही दिया हूँ। और चूंकि इनफाइनाइट लिमिट्स से रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है ना। इसके कंसेप्ट्स इसका प्रूफ तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं इसका प्रूफ वगैरह भी थोड़ा डील कर दूंगा, है ना। थोड़ा क्या, पूरा डील करूंगा, ठीक है, मज़ा आएगा। और क्वेश्चन भी डील करूंगा, ओके। और इसके बाद फिर क्या है, कुछ एग्जांपल दूंगा जो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे sin 1/x का ग्राफ खींचने के लिए बोलता है ना, वो मैं बताऊंगा। फिर सिग्नम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। सीलिंग फंक्शन भी आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको कहते हैं, उसी को सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक अलग पार्ट है और सीलिंग फंक्शन एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।